फलस्तीन इसराइल एक बार फिर आपस में भिड़ गए। इस बार हमला फलस्तीन की तरफ से किया गया जो बड़ा ही खतरनाक था। तकरीबन 5000 रॉकेट सिर्फ 20 मिनट में इसराइल पर दागे, जिससे इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी हड़बड़ा गया और कुछ रॉकेट इसराइल की टेरिटरी में जा गिरे। इसराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर गजा पट्टी पे काफी एयर स्ट्राइक की गई, जिससे वहां के आम लोगों को काफी जानी नुकसान हुआ। इस जंग का ऐलान होते ही दुनिया वाज़िया तौर पर दो हिस्सों में बट गई। एक्स यानी ट्विटर के ऊपर स्टैंड विद इसराइल और स्टैंड विद फलस्तीन टॉप ट्रेंड करने लगा। वेस्टर्न मीडिया इसराइल को मजलूम साबित करने में लगा हुआ है, जबकि अरब मीडिया फलस्तीन को। इंसानी हकूक के नाते बहुत सी वेस्टर्न कंट्री की आवाम ने फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट किए, जबकि अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए अपने बहरी जंगी बेड़े रवाना कर दिए। इनमें कौन सही है, कौन गलत, कौन मजलूम है, कौन दहशतगर्द, ये फैसला करने से पहले हमें इनकी हिस्ट्री में जाना होगा। इसराइल शुरू से कोई भी मुल्क नहीं रहा, यहाँ रहने वालों की अपनी कोई सरजमीन ना थी। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। कहा यह जाता है कि जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जूइश इलाके के अंदर पैदा हुए। जब उन्होंने ईसाईयत मजहब की बुनियाद रखी तो ये सारे यहूदी उनके खिलाफ हो गए और उन्हें एक सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उनके मरने से पहले अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर जिंदा बुला लिया, जो हम मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन उस वक़्त के लोग समझे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया है, जिससे ईसाईयत और यहूदियत में एक नफरत पैदा हो गई। बाद में कैरसिड यानी सलीबी जंगों का आगाज हुआ, जिसमें ईसाइयों ने यहूदियों को बहुत मारा। उसके बाद हिटलर ने जो यहूदियों के साथ नस्लकुशी की वो एक जुल्म है। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। मजहबी बुनियादों पर लड़ाई की वजह से यहूदियों के बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी कि ये लोग बच्चों का खून पीते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, इंसानों को मारते हैं और शैतान की पूजा करते हैं वगैरह वगैरह। इसी हेट की वजह से कोई भी मुल्क इन्हें अच्छा नहीं समझता था। लेकिन यहूदियों ने हार नहीं मानी, अपने अलहदा मुल्क के लिए कोशिश करते रहे। वैसे तो काफी ऑर्गेनाइजेशन ज्यूइश के लिए काम कर रही थी, लेकिन एक मूवमेंट ज़ियोनिज़्म स्टार्ट की गई, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलहदा होमलैंड हासिल करना था। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट जोर पकड़ती गई। बड़ी तादाद में यहूदी फलस्तीन के इलाकों के अंदर आकर रहने लगे। उस वक्त फलस्तीन का इलाका ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। यहाँ सब यहूदी, ईसाई और मुसलमान अमन व अमान के साथ रहते थे। फिर होती है 1914 में वर्ल्ड वार 1, जिसका यहूदी भरपूर फायदा उठाते हैं और भारी तादाद में फलस्तीन में आके परमानेंट रहने लगते हैं। फलस्तीन में आने की सबसे बड़ी वजह जेरूशलम था, जो इनकी एक मुकद्दस जगह है जहां पर ये दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त की एक बहुत बड़ी ताकत थी, जिसको हराने के लिए ब्रिटिश ने एक चाल चली। ब्रिटिश ने यहूदियों से ये डील की कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को हराने में उनकी मदद करेंगे तो वो जंग जीतने के बाद यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में उनकी मदद करेंगे। ब्रिटिश ने यही डील अरब रेवोल्यूशनिस्ट के साथ भी की कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को हराने में उनकी मदद करेंगे तो वो अरब रेवोल्यूशनिस्ट को अलहदा मुल्क बनाने में उनकी मदद करेंगे। अरब रेवोल्यूशनिस्ट उस वक्त के कुछ बागी ग्रुप थे जो अपना यमन से लेकर सीरिया तक का एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे। ब्रिटिश जंग के साथ साथ अपनी पॉलिटिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि अमेरिकन ज्यूइश की सिंपैथी हासिल कर सके और अमेरिका में अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग कर सके। खैर, वर्ल्ड वार 1 का इख्तिताम होता है, ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश इन दोनों से किए अपने वादे से मुकर जाता है। मिडल ईस्ट का सारा हिस्सा ब्रिटिश फ्रेंच के साथ आधा आधा बांट लेते हैं। फ्रेंच वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश का इत्तेहादी था। पैलेस्टीन का पूरा हिस्सा ब्रिटिश अपने पास रखते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने कई साल हुकूमत की, इसी तरह 1917 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश ने पैलेस्टीन पर भी अपनी हुकूमत कायम करे रखी। इसी दौरान हिटलर यूरोप में अपना इक़्तिदार संभालता है और ज्यूइश का कत्लेआम शुरू कर देता है। तमाम यहूदी अपनी जान बचाकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भागना शुरू करते हैं। काफ़ी तादाद में यहूदी अमेरिका और फ़लस्तीन जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में आते यहूदियों को देखकर ब्रिटिश हुकूमत इन पर पाबंदी लगा देती है, जिससे कुछ और ज्यूइश मूवमेंट चलना शुरू हो जाती हैं। जबकि ब्रिटिश हुकूमत से तंग फ़लस्तीनी अवाम भी अपनी आज़ादी के लिए मूवमेंट कर रही होती है। और आखिरकार 8 जुलाई 1948 को ब्रिटिश हुकूमत अपना कब्जा फ़लस्तीन से छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाती है। अब यहाँ पर मसला यह था कि फ़लस्तीन की ज़मीन को फ़लस्तीनियों और यहूदियों में तकसीम करना। ब्रिटिश खुद इस पंगे में नहीं पड़ते, जबकि यूनाइटेड नेशन को ये तकसीम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यूनाइटेड नेशन इस पर बड़ा ही गैर मुनसिफाना फैसला करता है। जो लोग यहाँ पर सदियों से रह रहे थे उन्हें सिर्फ 45% ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है,
जबकि जो लोग माइग्रेट होकर इधर आए थे यानी यहूदी, उन्हें 55% ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है। जेरूसलम का इलाका जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंट्रोल खुद यूनाइटेड नेशन अपने पास रखता है। यहूदी लोग इस सबसे बहुत खुश होते हैं और यूनाइटेड नेशन के इस प्लान को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। अपने हिस्से में आई हुई ज़मीन का नाम इसराइल रखते हैं, जबकि फ़लस्तीन इससे नाखुश और दूसरे अरब ममालिक भी इस पार्टीशन की मजम्मत करते हैं। इसका रिएक्शन ये आता है कि तमाम अरब ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। 1948 में फर्स्ट अरब इसराइल वार स्टार्ट होती है। अब एक नया मुल्क इसराइल अरब ममालिक के इत्तेहाद पे अकेला लड़ता है। इसराइल के लिए ये बात डू और डाई वाली होती है। वो जानता है कि अगर वो ये जंग हार गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क यहूदियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए यहूदी अपनी सारी जान लगा देते हैं इस जंग को जीतने में और आखिरकार 5 अरब ममालिक को अकेला इसराइल शिकस्त दे देता है। 1949 में इस जंग का इख्तिताम होता है। इसराइल पहले से ज़्यादा इलाकों पर अपना कब्जा जमा लेता है, जबकि फ़लस्तीन के हिस्से अरब ममालिक में बट जाते हैं। जो वेस्ट बैंक का इलाका होता है वो जॉर्डन के हिस्से में आता है और जो गजा पट्टी होती है वो इजिप्ट के हिस्से के अंदर, मतलब फ़लस्तीन के खुद के पास कोई ज़मीन नहीं बचती। तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी अपना घर बार छोड़कर अरब ममालिक में पनाह हासिल करते हैं। फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन बहुत गलत और तमाम इंसानी हमदर्दियाँ इनके साथ थी। थोड़े ही अरसे बाद 1967 के अंदर एक और अरब इसराइल जंग स्टार्ट होती है जो तकरीबन 6 दिन चलती है और इसराइल इसको भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। इस जंग के बाद इसराइल पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के उभरता है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और इजिप्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में करता है। इसराइल के लिए फौजी ताकत से इन सारे ज़मीनी इलाकों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि फ़लस्तीनियों की एक अपनी तंजीम PLO वजूद में आती है। इसराइल और अमेरिका इस PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये PLO अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ती है, यानी अपने ऊपर काबिज इसराइली फौजियों को मार कर अपनी ज़मीन से कब्जा छुड़वाना। तो दोस्तों, जंगों का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं होता। 6 अक्टूबर 1973 को एक और अरब इसराइल जंग शुरू होती है। इस जंग की शुरुआत यहूदियों के मुकद्दस दिन योम किप्पुर के दिन और मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ान में होती है। ये कहना मुश्किल है कि ये सब जानबूझकर था या इत्तफाकन, लेकिन इस हमले की भी पहली शुरुआत अरबों की तरफ से की गई। ये जंग बेनतीजा रही। उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट की इंटरवेंशन की वजह से सीज फायर कराया गया, लेकिन इस जंग का इम्पैक्ट काफ़ी रहा। 1974 में यूनाइटेड नेशन PLO को रिकग्नाइज कर लेता है, यानी फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात, और साथ ही अरब और इसराइलियों के दरमियान पीसफुल तरीके से मामलात को हल करने का काम शुरू कर दिया जाता है। 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान फर्स्ट पीसफुल टॉक सक्सेसफुल होती है। इसराइल जो इजिप्ट के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज होता है वो इजिप्ट को वापस कर देता है, जबकि बदले में इजिप्ट इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला अरब ममालिक बनता है। इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करता है। ये सब यूनाइटेड नेशन के कैंप डेविड अकॉर्ड जो दोनों ममालिक के दरमियान निगोशिएशन सीरीज होती है, इसका नतीजा होता है। अरब इसराइल जंगी तनाज़े को ख़त्म करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने पर दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। अरब के लोग इजिप्ट के इस मुआहदे को कोई खुफिया डील समझते हैं और ज़हनी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। उनका ये मानना था कि जिन लोगों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया और इतने लोगों को बेदर्दगी से मारा, ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम किया जा सकता है। और इस सब का नतीजा ये निकला कि 6 अक्टूबर 1981 को इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया जाता है। इसराइल ने जो वेस्ट बैंक पर 1967 में कंट्रोल हासिल किया था, वहाँ पर वो एक सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कायम करता है, जिसका मकसद वहाँ पर यहूदियों को घर फराहम करना और उनकी कॉलोनियाँ और सेटलमेंट करना होता है। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इसराइल ऐसा नहीं कर सकता था। ये ज़मीन फ़लस्तीनियों को दी गई थी, यहाँ सिर्फ उन्हीं के रहने का हक था। लेकिन इसराइल वहाँ पर गैर कानूनी सेटलमेंट करता है, जिससे इसराइलियों को वहाँ से निकालना नामुमकिन हो जाता है। खैर, मामलात हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन बैक डोर के ऊपर अमन मुआहिदा कायम करने के लिए भी कोशिशें जारी होती हैं। आखिरकार 1993 में इसराइल और PLO के दरमियान एक ओस्लो कार्ड होता है। ये काफ़ी पीसफुल मुआहिदा होता है, जिसके मुताबिक इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके इलाकों पर हुकूमत करने की इजाज़त देता है। जैसा कि आपको बताया, वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इसराइली गैर कानूनी तौर पर घर बनाकर रह रहे थे। ये इसराइल की एक चाल थी।
जिसको इस्तेमाल करके इसराइल ने पूरे वेस्ट बैंक का कंट्रोल फ़लस्तीन को नहीं दिया, बल्कि कुछ इलाकों में सिर्फ और सिर्फ इसराइल हुकूमत करेगा, कुछ इलाकों में सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी हुकूमत करेंगे, जबकि कुछ इलाकों के अंदर फ़लस्तीन इसराइल मिलकर हुकूमत करेंगे। खैर, ना होने से कुछ होना बेहतर है। PLO के लीडर यासिर अराफात ने इस डील को तस्लीम किया। इस अमन मुआहदे की वजह से दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स को 1994 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। लेकिन इस बार इसराइली इस अमन मुआहदे से नाखुश थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फ़लस्तीनियों को 1 इंच भी हुकूमत करने के लिए ज़मीन दी जाए। नतीजा ये निकलता है कि इसराइली खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर देते हैं। देखा जाए तो ये पूरा इलाका इसराइल के कंट्रोल में ही है। फ़लस्तीन की हुकूमत तो बस नाम की और दिखावे की है। सारी ज़मीन पर कब्जा इसराइल का ही है। PLO इसराइल के साथ इन अमन मुआहदों की वजह से अवाम में अपनी मकबूलियत खो देती है। 1987 में PLO के तमाम फ्रीडम फाइटर्स अपना एक अलहदा ग्रुप हमास के नाम से बनाते हैं, जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर से इसराइल का नाजायज़ कब्जा छुड़ाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। PLO और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदों से हमास को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। लड़ाई ख़त्म होना और दोनों ममालिक का आपस में अमन के साथ रहना एक अच्छी बात है, लेकिन इस सारे मुआहिदे में सिर्फ एक मुल्क की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना और फ़लस्तीनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन देना हमास को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। देखते ही देखते हमास की अपनी अवाम में मकबूलियत बढ़ने लगी। हमास वायलेंट प्रोटेस्ट करता था, जबकि PLO अब सिर्फ एक नॉन वायलेंट जमात बन के रह गई थी। 2006 में हमास इलेक्शन में हिस्सा लेती है और जीत जाती है। देखते ही देखते इसराइल और फ़लस्तीनियों की जंग के साथ साथ अब PLO और हमास की भी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर देती है। 2007 में बैटल ऑफ गाजा स्टार्ट होती है, यानी फ़लस्तीनियों की आपस में सिविल वार। इस सिविल वार का नतीजा ये निकलता है कि फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वेस्ट बैंक का सारा कंट्रोल PLO संभालती है, जबकि गाजा स्ट्रिप का सारा कंट्रोल हमास संभालता है। इसराइल के ऊपर जो भी रॉकेट अटैक होता है वो गाजा स्ट्रिप से यानी हमास करवाता है, जबकि वेस्ट बैंक में मौजूद PLO आज भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करती है। वेस्ट बैंक में मुसलमानों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है। अक्सर आपने रमजान में देखा होगा कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से भी रोका जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारा कंट्रोल इसराइलियों का है। गाजा इसराइल बॉर्डर को एक बहुत बड़ी बाड़ लगा के ब्लॉक किया हुआ है। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल बनाया हुआ है। गाजा के लोगों के इख्तियारात बहुत ही महदूद किए हुए हैं। ये ना तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं और ना ही किसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। यहाँ पर खुराक और पानी सारा इसराइल कंट्रोल करता है। इसराइल यहाँ पर इतनी ही खुराक भेजता है जितनी लोगों की ज़रूरत है या उससे भी कम, ताकि लोग भूख और प्यास की वजह से अपनी आज़ादी की जंग को छोड़ दें और इसराइल के साथ मर्ज हो जाएं। 20 लाख की आबादी वाले इस इलाके के लोगों का मौत का खौफ निकल चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ही जंग लड़ते हैं और इसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद क्या आप फ़लस्तीनियों को एक टेररिस्ट ग्रुप कहेंगे या एक फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे? और मौजूदा जंग में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई वीडियो में।